नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, उनको ज़रूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। वैसे तो इनके बारे में बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है। ये किताब हम पूरी लिख सकते हैं, लेकिन आज इनका साहित्य के प्रति जो इनका योगदान है सिर्फ उसी की बात करेंगे और महत्वपूर्ण बात उनके बारे में आज करने वाले हैं। तो हम अब वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये काफ़ी बड़ा योगदान है। इसका जो प्रकाशन है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। यानी जो ये नागरी प्रचारणी सभा है, शुरू में इसने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी को ये लिखने को कहा था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ इसमें परिवर्तन करके हिंदी साहित्य के विकास नाम से एक अलग पुस्तक है वो प्रकाशित 1929 में करवाई थी। तो प्रारंभ तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये पुस्तक शुरू हुई थी, लेकिन आगे जाकर इसको हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक की विशेषता है कि एक तो इसमें 1000 कवियों को इन्होंने शामिल किया, शुक्ल जी ने। तो ये ध्यान रखना आपको। एक सबसे बड़ी बात है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इनके इतिहास से पहले जो शिव सिंह सरोज है, एक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, और मिस्र बंधु विनोद जो मिस्र बंधु की है, उनको इन्होंने इन तीनों बुकों को इन्होंने व्रत संग्रह की संज्ञा दी। ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। तीसरी बात ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा, उसमें जो रीतिकालीन कवि हैं उनकी जो जानकारी है, परिचयात्मक जो जानकारी है, वो मिस्र बंधु विनोद के जो पुस्तक है मिस्र बंधुओं की, उसका संयोग लिया। तो यह एक बार परीक्षा में पूछा गया है और पुनः पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। चौथी बात यह है कि सिद्ध और नाथ योगी हैं, उनके काव्यों को उन्होंने कोई विशेष महत्व नहीं दिया और कहा कि ये तो ये काव्य सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। इनको काव्य की श्रेणी से बाहर कर दिया। वे इन्हें शुद्ध साहित्य की कोटि में स्वीकार नहीं करते। इनका कहना है कि ये कोई साहित्य वाहित्य नहीं है, ये मात्र सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, कोई विशेष साहित्य की कोटि, शुद्ध साहित्य की कोटि में इन्होंने नहीं माना। पांचवी बात है कि वे साहित्य को जनता की संचित चित्तवृत्तियों से जोड़कर देखते हैं। वो यथार्थ जो समाज में घट रहा है और जनता में जो उसमें जो चल रहा है, उसको साहित्य को आधार मानकर उसको वो साहित्य का आधार मानते हैं। अगली बात है कि पहली बार साहित्यों के जीवन संबंधी इतिवृत्त को महत्व नहीं देकर, यानी कोई बड़ा चढ़ाकर बहुत कुछ लिखने की बजाय उन्होंने रचना धर्मिता को महत्व दिया। ज़्यादा वर्णन बढ़ाया कि वो जो उनकी रचना है उसको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। इतिवृत्त यानी बहुत कुछ, जैसे 5,000 लिख दिया उल्टी से, उनको महत्व नहीं देकर रचना धर्मिता को महत्व दिया। भक्ति काल को 4 भागों यानी शाखाओं में बांटा, ये बहुत ध्यान रखना। 4 शाखाएं हैं
एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्रयी है वो संत काव्य है, और ये सुप्पी जो काव्य है, इन्होंने इस रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय में विभाजित कर दिया। और जो सगुण धर्म है, इसको इन्होंने राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में विभाजित कर दिया। ये पूछा जा सकता है और आपको ध्यान रखना है। संत और सुप्पी की जगह इन्होंने कहा कि ये तो ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, ये आपको ध्यान रखना है। अपने इतिहास लेखन में निम्न 4 रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, उसमें जो सामग्री इन्होंने ली, इतिहास को लिखने में सहायता ली, उनमें इन 4 जो बुक है उनका इन्होंने संयोग लिया। एक तो है मिश्र बंधु विनोद, इसका संयोग लिया और उसको लिखने वाले थे मिश्र बंधु। दूसरी बुक है हिंदी कोविद रत्नमाला, और इसको लिखने वाले थे श्याम सुंदर दास जी। तीसरी बुक है कविता कौमुदी, और इसको लिखने वाले थे रामदेव त्रिपाठी। और चौथी है ब्रज माधुरी सार वियोग हरि। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में किस साहित्यिक रचना का संयोग नहीं लिया। 3 इनमें से देखकर, चौथी कोई और देखकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इनका सबसे बड़ा योगदान ये काल विभाजन में कि इन्होंने सबसे पहले एक ही काल विभाजन को दोहरा नामकरण दिया। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में। तो इन्होंने वीरकाल नाम दिया, और इसको आदिकाल भी इन्होंने बाद में कह दिया, और इसका समय रहा 1050 से 1375 विक्रम संवत। ईस्वी में अगर आपको बदलना है, कई बार क्या ईस्वी में दे देते हैं तारीख, तो आपको जैसे उदाहरण समझो आप 1050 है, तो इसमें आपको 57 घटाने, तो 993 हो जाते हैं। इस तरह आपको ये जो दिया गया है, जैसे पूर्व मध्यकाल है उसको भक्ति काल दिया है 1375, तो आपको 57 इनमें से घटाने पर ईस्वी में बदल जाएंगे। वो पेपर में किस तरह विक्रम संवत पूछता है, ईस्वी पूछता है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर मध्यकाल है, इसको इन्होंने रीतिकाल भी दिया, ये 1700 से 1900 तक माना। आधुनिक काल है, इसको गद्य काल संवत 1984। और शुक्ल जी ने आधुनिक काल को ही गद्य काल नाम दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लेते हैं कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया। शुक्ल जी ने आदिकाल जो 1050 है, और ईस्वी में अगर आप बदलिए तो 57 घटाना है, तो 1050 से 1350 महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ विशेष तथ्य हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। शुक्ल जी के अनुसार गाथा अगर कोई है शब्द है, वो तो प्राकृत और दोहा अपभ्रंश का प्रमुख छंद रहा है। ऐसा इनका कहना है कि दोहा है वो अपभ्रंश का छंद है, और गाथा है वो प्राकृत का छंद है, ऐसा इनका कहना था। और अपने इतिहास में इन्होंने अमीर खुसरो और विद्यापति को तो फुटकल रचना, इनका कि तो फुटकल रचना ही है, इनको विशेष स्थान नहीं दिया किसी काल में। और हिंदी शब्द सागर के निर्माण जो
काशी प्रचारणी सभा के नेतृत्व में कर रहे थे, तो उसमें उसके निर्माण में श्याम सुंदर दास जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी तो थे ही, और रामचंद्र वर्मा, तीनों का योगदान रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। वैसे रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में तो आप बहुत कुछ, यानी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी तो अंत तक लगभग रहेंगे। तो इनको बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज हम सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका एक बन रही है, इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा और ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस संदर्भ को देखते हुए हमने हैं खास जानकारियाँ वो लिए। आगे भी रामचंद्र शुक्ल जी पूरे इतिहास में आते रहेंगे और समय समय पर हम इनके बारे में और बताते रहेंगे। आज हम अपना वीडियो है वो यहीं पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा।